नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। सीआरपीसी धारा 39 तक पढ़ लिया था। लास्ट चैप्टर हमने चैप्टर 25 पढ़ा था, विकृतिचित अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध 328 से लेकर 339 तक। वहां कुछ नहीं देखने थे, उनके द्वारा किए गए सभी अपराध जमानती होते हैं और वहां पर एक बोर्ड बनता है जो एक न्यायिक अधिकारी और जो चिकित्सा अधिकारी से मिलकर बनता है और वो उनको छोड़ने के या निरुद्ध रखना है, इसके संबंध में सारे आदेश पारित करता है। अब न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले उपबंध अध्याय 26 को हम पढ़ने जा रहे हैं। धारा 340 कहती है कि धारा 195 2 में जो वर्णित प्रक्रिया थी उसके बारे में बात करती है। तो जहां 195 2 में न्यायालय की कार्रवाई के संबंध में अपराध थे और ऐसे अपराध के बारे में संज्ञान के लिए उपबंध कर रखा था धारा 195 में। तो 195 के 1 के बी पॉइंट के अंदर जहां न्यायालय की कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य दिया या कूटरचित दस्तावेज वगैरह पेश किए, उनके संबंध में अपराध हैं, तो वहां न्यायालय करेगा सबसे पहले प्रारंभिक जांच। और प्रारंभिक जांच करने के पश्चात उस जांच का भाव अभिलिखित करेगा। उसके बाद लिखित परिवाद कर सकता है और अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। 340 में जिस न्यायालय की कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य दिया गया, स्वयं उसका मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसका विचारण नहीं करता, इसलिए वो पास ही अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य वर्ग प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को वो कार्रवाई भेज देता है। तो क्या होगा कि 195 के फर्स्ट के ख क्लोज के अंदर जो अपराध होंगे वो न्यायालय की कार्रवाई उसके संबंध में है, तो न्यायालय प्रारंभिक जांच करने के पश्चात लिखित परिवाद करेगा। अधिकारिता रखने वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भेज देगा। परिवाद पर हस्ताक्षर हाईकोर्ट है तो हाईकोर्ट की दशा में हाईकोर्ट का कोई अधिकारी करेगा। हाईकोर्ट की दशा में तो हाईकोर्ट का कोई अधिकारी करेगा, उस अधिकारी द्वारा किए जाएंगे जिसको हाईकोर्ट नियुक्त करे। अन्य दशा में हाईकोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय तो उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा उस परिवाद पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो जब आप न्यायालय की कार्रवाई में किसी भी प्रकार का मिथ्या साक्ष्य देखते हो, पाते हो, तो वहां जब मिथ्या साक्ष्य न्यायालय को लगता है कि अपनी कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य दिया, इसके विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने के लिए परिवाद करना चाहिए, तो वो प्रारंभिक जांच करने के पश्चात रिटर्न में परिवाद करेगा और परिवाद को साइन करेगा हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त अधिकारी, कोई अन्य मामले में न्यायालय का पीठासीन अधिकारी जिसको न्यायालय प्राधिकृत करे। तीन 341 छोड़ देना, रीड आउट कर लेना, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो, रीड आउट करना चाहो तो कर लेना, या ये छोड़ देना, ये भी छोड़ देना। 344 पर आ जाओ, मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। कि अगर सेशन न्यायालय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को किसी भी निर्णय या अंतिम आदेश पारित करते समय यह राय है कि किसी भी न्यायिक कार्रवाई को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश पारित कर रहा वहां सेशन न्यायालय या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की यह राय है कि उसकी कार्रवाई में कोई किसी ने झूठा साक्ष्य दिया था या झूठा साक्ष्य गढ़ा था, तो न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर स्वयं विचारण कर सकता है। 340 में तो क्या कर रहा था, न्यायालय की कार्रवाई के संबंध में मिथ्या साक्ष्य देने का या कूटरचित दस्तावेज पेश करने की कार्रवाई हुई थी और वहां कोई पक्षकार निवेदन कर रहा है या न्यायालय को लगता है कि मेरी कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य दिया और कार्रवाई को इसने प्रभावित किया, तो न्यायालय परिवाद करके दूसरे न्यायालय को भेज सकता है सुनवाई के लिए। 344 में है कि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए समरी ट्रायल वही न्यायालय कर सकता है जिस न्यायालय की कार्रवाई में ऐसा मिथ्या साक्ष्य दिया था। तो सेशन न्यायालय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को जब भी अंतिम आदेश या निर्णय पारित करता है उस समय उसकी यह राय है कि उसकी कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य दिया गया था या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया था, तो वह स्वयं ऐसी कार्रवाई पर संज्ञान ले लेगा, संज्ञान कर सकेगा और संज्ञान के बाद 3 माह तक का कारावास, संज्ञान के बाद संक्षिप्त विचारण करेगा और 3 माह तक का कारावास या 500 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित कर सकेगा। याद रखना, मिथ्या साक्ष्य के लिए संक्षिप्त विचारण में सजा पूछेगा आपको, तो यहां 3 माह वाला या 500 रुपए या दोनों। क्लियर है? तो न्यायालय खुद संज्ञान लेगा, खुद संक्षिप्त विचारण करेगा और खुद ही 3 माह
रुपए या दोनों। हालांकि एक लैटिन मैगजीन में आप पढ़ते हैं कि कोई भी न्यायालय अपने मामले में निर्णय नहीं कर सकता जो उसके सामने चल रहा है, पर ये उसके अपवाद होते हैं कि न्यायालय स्वयं अपना मामला सुन सकता है। तो कोई भी न्यायालय अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, ऐसा लैटिन मैगजीन चलती है। तो उसका ये अपवाद के रूप में आप 4 कार्रवाइयां पढ़ोगे। चारों सेक्शंस को ना अपवाद के रूप में जाना जाता है, 344, 345, 349, 350। इन सभी मामलों में हाईकोर्ट के सामने ही कार्रवाई होगी और कोर्ट के सामने ही कार्रवाई में ये अपराध किए जाएंगे और कोर्ट खुद ही उनका विचारण कर लेगा। तो यहां आपको मिथ्या साक्ष्य के लिए संक्षिप्त विचारण सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो संज्ञान लेकर संक्षिप्त विचारण करेगा और खुद 3 माह या 500 रुपए या दोनों से दंडित कर सकेगा। अवमान की कुछ दशा में प्रक्रिया। 5 प्रकार के अवमान बताएगा कि आईपीसी की धारा 175, 178, 179, 180 228 में वर्णित अपराध किसी सिविल दंड या राजस्व न्यायालय की दृष्टिगोचरता या उसकी उपस्थिति में किया जाता है तो उसी दिन कोर्ट उठने से पहले संज्ञान लेगा। तो उसी दिन न्यायालय के उठने से पूर्व संज्ञान लेगा कि जिस दिन जज अपना शाम का काम खत्म करके जाता है उससे पहले ही उस अपराध का संज्ञान ले सकता है। अगर 175, 178, 179, 180, 228 के अपराध है आईपीसी के तो स्वयं कोर्ट उठने से पहले संज्ञान लेगा। संज्ञान लेकर सजा कितनी कर सकता है? 200 रुपए अधिकतम, 200 रुपए से अनधिक जुर्माने का और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर 1 माह की अवधि का कारावास, सादा कारावास की सजा कर सकता है। तो 200 रुपए तक का जुर्माना है और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर 1000 रुपए तक का 1 माह तक का कारावास का दंड अधिरोपित कर सकता है। कारावास सादा होगा। 175, 178, 179, 180, 228 आईपीसी के इन अपराधों में अगर न्यायालय की कार्रवाई में हुए तो न्यायालय उठने से पूर्व संज्ञान लेगा। संज्ञान लेकर 200 रुपए का जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर 1 माह तक का सादा कारावास अधिरोपित कर सकता है। 346 छोड़ देना। ये देख लेना भाई इसको। रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझे जाएंगे? तो 345, 46 की कार्रवाई के अंतर्गत रजिस्ट्रार होता है उसको भी सिविल न्यायालय माना जाएगा। उसकी कार्रवाई में भी कहीं पर अपराध होता है तो वो भी इसी प्रकार स्वयं संज्ञान ले सकता है। 348 देखना कि माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन कर दिया जाएगा कि अगर कोई 345, 46 का अपराध है तो माफी मांगने पर उन्मोचन कर देंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको भी। 349 पे आ जाओ। 349 है कि उत्तर देने में या दस्तावेज पेश करने से इंकार करने वाले व्यक्ति को कारावास और उसकी सुपुर्दगी। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देने से वो इंकार करता है, कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बोला गया था वो दस्तावेज पेश करने से इंकार करता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को 7 दिन का सजा कारावास की सजा सुना सकता है। और अगर वो ऐसा 7 दिन के बाद भी कारावास में रहने के बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो फिर 345, 346 में न्यायालय का अवमान मानकर कार्रवाई कर दी जाएगी। 345 में उस पर 200 रुपए का जुर्माना और आगे की कार्रवाई कर देंगे। ठीक है। 350 देखना। 345 का हेडिंग और आप सजा देख लेना इतना सा कि उत्तर देने, कोई प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इंकार करने वाले व्यक्ति को कारावास और उसकी सुपुर्दगी 349 में। 350 में समन मामलों में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने की संक्षिप्त प्रक्रिया। कि समन मामला था और उसको समन के पालन में हाजिर होना था और वो हाजिर नहीं हुआ तो न्यायालय संज्ञान ले सकता है। संज्ञान लेने के बाद संक्षिप्त विचारण करके 100 रुपए से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। संक्षिप्त विचारण करेगा, 100 रुपए से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। वही न्यायालय जिसके समन का अनुपालन में उसने हाजिर होने से इंकार कर दिए थे। कहां संक्षिप्त विचारण है ये देख लेना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस जगह पे संक्षिप्त विचारण कर रहा है। एक तो संक्षिप्त विचारण कर रहा था आपके 300 कहां पर कर रहा था संक्षिप्त विचारण?
दो जगह करता है ये, यहाँ 344 में कर रहा है और एक 349 में कर रहा है। इनको लिख लेना कि 344 और 349 की कार्रवाइयां संक्षिप्त विचारण की कार्रवाइयां हैं। यहीं से क्वेश्चन बना के देता है हाई कोर्ट। छोटे छोटे पॉइंट्स हाई कोर्ट के टारगेट में रहते हैं जो डायरेक्ट लैंग्वेज से उठकर आते हैं। यहाँ 100 रुपए का जुर्माना है भाई, समन का पालन नहीं करते हो तो 100 रुपए का जुर्माना। तीन सौ इक्यावन अपीलें कहां करनी है? जहां दोष सिद्धि की अपीलें होती है आईपीसी में, तो सॉरी सीआरपीसी में 374 में जहां अपीलें होती है, जिस न्यायालय की जहां अपीलें होती है वहीं पर अपील होगी। मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा सेशन में, सेशन होगा तो हाई कोर्ट में। पर अगर लघुवाद न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया तो उसकी दोष सिद्धि की अपील उस सेशन खंड में होगी जिस सेशन खंड में वो लघुवाद न्यायालय स्थित है। तो लघुवाद न्यायालय की अपील सेशन खंड में होगी। 352 कुछ न्यायाधीश या मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण नहीं किया जाना। तो 344, 345, 349, 350 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय और हाईकोर्ट के सामने हुआ कोई कार्रवाई है तो हाईकोर्ट खुद विचारण कर सकता है। 5 चीजें हो गई, 344 की कार्रवाई, 45 की, तीसरा 349, फोर्थ हो गया आपका 350 और फिफ्थ हो गया हाईकोर्ट। इनके अलावा कोई भी दंड न्यायालय का न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट 195 में निर्दिष्ट किसी अपराध का विचारण उस दशा में नहीं करेगा जब उसके समक्ष या उसके प्राधिकार का अवमान किया गया है और वह ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की हैसियत में उसके ध्यान में लाया गया है। तो कोई भी न्यायालय अपनी कार्रवाई में होने वाले किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा। पर अपवाद है 344, 345, 349, 350 और हाईकोर्ट। ये पांचों अपने मामले में स्वयं विचारण कर सकते हैं और सजा कर सकते हैं। पर मामला कौन सा होना चाहिए? 344, 345, 349, 350 का होना चाहिए या फिर हाईकोर्ट के समक्ष। हाईकोर्ट सभी मामलों में स्वयं के सामने जो अपराध होता है उसके लिए दोष सिद्ध कर सकता है। ठीक है। हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, किस आर्टिकल में बताया गया कमेंट करना। 353 निर्णय वाला चैप्टर शुरू हो जाता है। हेडिंग याद रखना कि अध्याय 27 निर्णय के बारे में बात करता है। यहां से निर्णय है कि जैसे ही कोई विचारण समाप्त हो जाता है उसके बाद तुरंत या बाद के किसी समय में पीठासीन अधिकारी खुले न्यायालय में अपना निर्णय सुनाएगा। संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा कि हाथ में कॉपी पकड़ा दी, वो जजमेंट घर से लिख के लाया था न्यायाधीश और हाथ में दोनों पार्टी की कॉपी पकड़ा दी, एक कॉपी खुद के पास है और पढ़ के सुना रहा। यह संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा कि चलती कार्रवाई में बहस सुनी, बहस सुनने के बाद 5 मिनट में निर्णय लिखकर वहीं पर सुना दिया, जैसा हाईकोर्ट करता है प्रत्येक मामले में। तो देकर सुनाया जाएगा का मतलब है कि ऐसे निर्णय घर से लिखकर लाए जाएंगे और पढ़कर सुनाया जाएगा का मतलब है कि वहीं पर निर्णय लिखकर वहीं सुना देगा। यह पूरा निर्णय सुनाने की जगह उसका परिवर्तनशील भाग, ऐसा भाग जो इफेक्टिव है, जिसको इफेक्टिव किया जाना है, जो डिग्री का पार्ट बनता है, उसी पार्ट को बोलकर सुनाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देखना, यदि अभियुक्त अभियक्षा में तो उसे निर्णय सुनने के लिए लाया जाएगा और अगर दोष मुक्ति का निर्णय तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना आए भी काम चल जाएगा। 354 निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु क्या होगी। हेडिंग इंपॉर्टेंट है और निर्णय की अंतर्वस्तु के ऑप्शन आ सकते हैं कि क्या क्या होगी। तो पहला होगा औदार्य प्रश्न, दूसरा होगा प्रश्नों पर विनिश्चय और तीसरा होगा विनिश्चय के कारण। प्रत्येक जजमेंट में पहले क्वेश्चन टू डिटरमाइन होना चाहिए औदार्य प्रश्न, फिर उन प्रश्नों पर न्यायालय ने क्या विनिश्चय किया, क्या उसका जजमेंट रहा और तीसरा जजमेंट के कारण क्या रहे। तो औदार्य प्रश्न पर कोर्ट का विनिश्चय और विनिश्चय करने के कारण क्या रहे, तीनों निर्णय में मेंशन किए जाएंगे। निर्णय की अंतर्वस्तु क्या होगी? 3। और यहाँ 354(5) में बात लिखी हुई है कि जब मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तो वह दंडादेश यह निर्देश देगा कि गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो गर्दन में फांसी लगाकर लटकाना है फांसी की दशा में। 355 बता रहा है आपको, महानगर मजिस्ट्रेट के
निर्णय में यदि उसकी अपील होती है, 374(3) में उसकी अपील होती है तो निर्णय के संक्षिप्त कारण भी लिखने होंगे। ठीक है। तो महानगर मजिस्ट्रेट का एक स्पेशल है कि अगर वो उसकी अपील होती है तो ऐसे निर्णय के संक्षिप्त कारण भी उसको लिखने होंगे। बाकी कोई खास नहीं है, क्रॉस लगा सकते हो। महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय हेडिंग सफिशिएंट है। पूर्ववर्ती दोष सिद्ध अपराधी से अपने पते की सूचना देने का आदेश। कोई ऐसा अपराधी है जो पहले भी दोष सिद्ध हो चुका है और वापस उसको दोष सिद्ध किया जा रहा है, तो उसको 5 साल तक मिनिमम अपने घर का पता देना होगा। जब वो सजा दंडादेश समाप्त हो जाता है, उस समाप्त से 5 साल तक वो अपने घर का पता देगा। तो जो पूर्णतः दोष सिद्ध अपराधी होते हैं वो 5 साल तक अपने घर का पता देंगे सजा भुगत लेने के बाद भी। ठीक है, कि मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूं, ताकि क्योंकि वो बार बार अपराध करते हैं तो उनका एड्रेस पुलिस को पता होना चाहिए। 357 प्रतिकर देने का आदेश। हेडिंग देख लेना। 357 एक पूछा जाता है पीड़ित प्रतिकर स्कीम, आहत प्रतिकर योजना भी इसको बोला जाता है। आहत प्रतिकर योजना इंग्लिश में बोलेंगे विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। कि जो दालसा, रालसा, नालसा ये जो काम करते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये इसी आहत प्रतिकर योजना या पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अधीन काम करते हैं और लोगों को राहत प्रदान करने के लिए उनके लिए प्रतिकर निर्धारित करते हैं। कोई आवेदन करता है कि वो पीड़ित है, अपराधी की पहचान नहीं हो पाई है या उसे उचित प्रकार का प्रतिकर नहीं दिलवा पाए जो पुनर्वास के लिए पर्याप्त, तो ऐसा प्रतिकर 357 में नहीं मिला तो आवेदन कर देगा विधिक सेवा प्राधिकरण को और ऐसा आवेदन 2 माह के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। टाइम लिमिट याद रखना। ये जोड़ी गई थी 2009 से, देख लेना 31/12/2009 से जोड़ी गई थी 2008 के संशोधन अधिनियम से। 2008 के संशोधन अधिनियम से। ये संशोधन अधिनियम बड़ा पेचीदा है कि 2008 में संशोधन अधिनियम पेश किया गया था, पास हुआ जब ये 2009 का अधिनियम संख्यांक इसे मिला और लागू हुआ 31 दिसंबर 2009 को। देख लेना एक बार। ठीक है, 2009 से ये ऐड की गई थी। प्रतिकर का 326, 376A, अब और भी चीजें इसमें जोड़ दी। 376, 326A के कई अपराध है, यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं आया है। आप देख लेना कि 326 में कौन कौन से अपराध है और 376 के कौन कौन से अपराध है। इसमें कुछ सेक्शन और जोड़े हैं, तो वहां न्यायालय जो जुर्माना लगाता है उसके अतिरिक्त ये प्रतिकर होगा, वहां सेट ऑफ करने का कोई प्रोविजन नहीं होगा। तो 357A में राज्य सरकार द्वारा संदेह प्रतिकर न्यायालय द्वारा पीड़िता को जो जुर्माना का संदेह किया गया उसके अलावा अतिरिक्त होगा, उसके साथ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। 357C ये बात करता है कि जब कोई सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी के द्वारा चलाया जा रहा हो, अगर आईपीसी में 326A, B, 376 के सभी अपराध है, मतलब एसिड अटैक और रेप से संबंधित अपराध है, तो वहां पीड़ित को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगा और ऐसी घटना की जानकारी पुलिस को देगा। तो ये कर्तव्य अधिरोपित कर दिया कि सरकारी और प्राइवेट अस्पताल तुरंत निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराएंगे। 358 पूछा जाता है निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को कितना प्रतिकर दिलवाया जाएगा। 1000 रुपए से अनधिक का प्रतिकर दिलवाया जाएगा और प्रतिकर वसूल नहीं होता है तो 30 दिन का सादा कारावास, प्रतिकर वसूल नहीं होता है तो 30 दिन का साधारण कारावास दिलवा दिया जाएगा। तो 1 माह 1000 रुपए का प्रतिकर है, प्रतिकर नहीं देता है तो 30 माह का सादा कारावास। हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी हेडिंग ज्यादा पूछी जाती है। निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों के लिए प्रतिकर का कहां प्रावधान किया गया है। 359 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने का आदेश इंपॉर्टेंट है, इसकी हेडिंग भी कि असंज्ञेय मामले हैं और वहां पर दोष सिद्ध कर देता है तो जो व्यक्ति परिवार लेके आया था उसको दोष सिद्ध कराने में उसका जो खर्चा लगा, क्योंकि मामला संज्ञेय होता है तो पुलिस रिपोर्ट पर एफआईआर पे होता है, एफआईआर पे होता है तो सरकार की तरफ से वकील पैरवी भी करता है। पर असंज्ञेय मामला परिवार था तो आपने वकील किया और सामने वाले को दोष सिद्ध करवाया
तो वो दोष सिद्धि के पश्चात उस असंज्ञेय मामले में जो खर्चा लगा कार्रवाई करने का वो खर्चा देने के लिए आदेश कर सकता है, और खर्चा नहीं देता है तो 30 दिन का सादा कारावास का बंद कर सकता है। 30 दिन का सादा कारावास, अगर ऐसा खर्चा अधिरोपित करता है, वो देने से इंकार कर देता है तो देने में व्यतिक्रम पर 30 दिन का सादा कारावास। 360, ये पहले जब पीओ एक्ट नहीं बना था तो सदाचरण की परिवीक्षा पर और एडमोनिशन भर्त्सना पर छोड़ने के लिए आदेश 360 के अंतर्गत ही किया जाता था। आप पीओ एक्ट की सेक्शन 19 पढ़ते हो, वो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स आच्छादन के सिद्धांत पर आधारित है कि अगर पीओ एक्ट भविष्य में निश्चित कर दिया जाएगा तो ये 360 वापस जीवित हो जाएगी। अभी जहां जहां पीओ एक्ट प्रभाव में, वहां 360 प्रभाव में नहीं है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगता है यहाँ पर कि अगर जहां पीओ एक्ट प्रभाव में, वहां 360 प्रभाव में नहीं होगी, और जहां पीओ एक्ट प्रभाव में नहीं है, जहां पीओ एक्ट लागू नहीं होता, वहां 360 लागू हो जाती है। ठीक है, वही 360 में हेडिंग देख लेना, बाकी पीओ एक्ट आपको याद है तो ये सारी चीजें पीओ एक्ट वाली है। 361 की जब आप किसी व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ दे सकते थे और आपने लाभ नहीं दिया, या आप किसी बालक के संबंध में, किसी किशोर अपराधी के संबंध में जे एक्ट के अधीन उपचार, प्रशिक्षण और सुधार से संबंधित कार्रवाई उस विधि के अधीन कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। किसी को प्रोबेशन का फायदा दे सकते थे, आपने नहीं दिया। किसी बच्चे के संबंध में जे एक्ट के अधीन या कोई बालक के संबंधित विशेष विधि बनी है उसके अधीन कार्रवाई कर सकते थे, पर नहीं किया। ऐसा नहीं करने के आपको विशेष कारण लिखने होंगे कि आपने किसी को प्रोबेशन का फायदा क्यों नहीं दिया। जब आप जजमेंट राइटिंग कर रहे होते हैं तो वहां ये याद रखना चाहिए हमेशा कि 2 साल से कम की सजा है तो आप कोशिश करो प्रोबेशन का फायदा दो, पर 5 साल ज्यादा हो जाता है तो आप प्रोबेशन का फायदा लो। आप सजा अगर 6 महीने की, साल भर की दे रहे हो तो आप उसको सम्यक भर्त्सना से छोड़ सकते हो, अगर अपराध का नेचर चोरी वोरी, छोटा मोटा रिश्ती विष्टी का अपराध है तो और ऐसा नहीं भी कर रहे हो तो आप पहली बार अगर कोई दोष सिद्ध है तो वहां लिखो कि आप इसको प्रोबेशन का फायदा क्यों नहीं दे रहे, जबकि अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं था, आप प्रोबेशन का फायदा दे सकते थे। तो समझ में आ गया, क्लियर है ये पॉइंट। जब भी आप प्रोबेशन का फायदा नहीं देते, जे एक्ट के अधीन कार्रवाई नहीं करते, तो ऐसा नहीं करने के अपने विशेष कारण आप अभिलिखित करेंगे। 362 हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि न्यायालय अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं कर सकता। एक बार जो लिख दिया, न्यायालय उस निर्णय से मुकर नहीं सकता, केवल गणितीय और लिपिकीय भूल सुधार सकता है। लिपिकीय और गणितीय भूल सुधार सकता है। ठीक है, कि 20 साल की सजा लिखनी थी, 10 साल की सजा लिखनी थी, 10 की जगह 100 लिखाई में आ गई, तो ये गणितीय भूल है, लिपिकीय भूल है, इसको सुधारा जा सकता है। तो न्यायालय एक बार निर्णय लिखने के पश्चात गणित और लिपि के भूल के सिवाय अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं कर सकता। यहां पर एक लैटिन मैगजीम पूछी जाती है, यहीं पर लिख देता हूं, 362 पर लिख रहा हूं, फंक्सियस ओपिसियो, अपने नियंत्रण से बाहर बोला जाता है इसको, अपने नियंत्रण से बाहर। तो एक बार निर्णय अभिलिखित करने के पश्चात न्यायाधीश के नियंत्रण के बाहर हो जाता है और वो किसी भी प्रकार से अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो फंक्शंस ऑफिसियो, अपने नियंत्रण से बाहर, लैटिन मैगजीम धारा 362 से संबंधित है। अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति देना कोई काम की नहीं है, 363 छोड़ देना। निर्णय का अनुवाद जरूरी नहीं है। निर्णय की कॉपी सेशन न्यायालय जितने भी जजमेंट सुनाए जाते हैं, चाहे सीजेएम के द्वारा, चाहे सेशन के द्वारा या उनके अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा, सबकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट का ही काम है कि जिनको सजा सुनाई उनके लिए जेल की व्यवस्था करना, ताकि जिला मजिस्ट्रेट को पता रहे जेल में कितने कैदी है, कितने को और सजा सुना दी, किनको प्रोबेशन पे छोड़ना है, किनको ओपन जेल में भेजना है, ऐसी व्यवस्था के लिए। मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए सेशन न्यायालय ने मृत्यु दंडादेश दिया तो पुष्टि के लिए हाईकोर्ट को भेजेंगे। हेडिंग देख लेना काफी है। किसको भेजा जाता है? हाईकोर्ट को। क्यों? क्योंकि धारा 28 प्रोविजन करती है कि सेशन न्यायालय जब भी कोई दंडादेश देता है तो ऐसा दंडादेश मृत्यु दंडादेश है तो हाईकोर्ट
फिर पुष्टि के लिए भेजा जाएगा। फिर 367 अतिरिक्त जांच करने का हाईकोर्ट निर्देश दे सकता है या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने का निर्देश दे सकता है अगर उसको लगता है। 368 कहता है कि या तो दंडादेश को पुष्ट कर देगा या जो मृत्यु दंडादेश दिया था उस दोष सिद्धि को बातिल कर देगा। बातिल का मतलब होता है शून्य करना। जो दोष सिद्धि दी थी, मृत्यु दंड से की सजा दी थी फांसी की, उसको शून्य कर देगा। ये हाईकोर्ट की शक्ति है। तो या तो दंडादेश को पुष्ट कर देगा या फिर उस दंडादेश की जगह विधि द्वारा समर्पित कोई अन्य दंडादेश दे सकता है। आजीवन कारावास दे दिया, 5 साल की 7 साल की सजा दे दी, या दोष सिद्धि को शून्य कर देगा, बातिल कर देगा और अभियुक्त को कोई ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कर सकता है जिसके लिए सेशन न्यायालय कर सकता था, या फिर उसी पर संशोधित आरोप लगाकर नया विचारण करने का आदेश दे सकता है कि इसको का दोबारा विचारण किया जाए, या अभियुक्त को दोष मुक्त कर सकता है। तो हाईकोर्ट के पास सभी पावर है कि वो नीचे से जब भी उसके पास पुष्टि के लिए गया तो दंडादेश की पुष्टि कर सकता है, फांसी दे दो, सजा पलट, या फिर उसको सजा को पलटकर कोई दूसरी सजा कर सकता है, दोष सिद्धि को शून्य कर दोबारा ट्रायल के लिए बोल सकता है, या कोई अन्य अपराध के लिए चार्ज फ्रेमिंग करके दोष सिद्ध करवा सकता है, या दोष मुक्त कर देगा कि भाई इसने कोई अपराध नहीं किया। जैसा पलविंदर कौर वाले केस में हुआ था जो आप कन्फेशन में पढ़ते हो, वैसे ही है कि हाई कोर्ट ने क्या सजा दी और सुप्रीम कोर्ट अचानक से उसको दोष मुक्त कर देता है। नए दंडादेश की पुष्टि को 2 न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। देख लेना, इंपोर्टेंट बात है ये कि हाई कोर्ट जब भी किसी मृत्यु दंडादेश का मामला गया था और उसको पुष्ट करने के लिए उसके सामने गया तो वहां 2 न्यायाधीश मिलकर उस साइन करेंगे कि या पुष्ट करना है या पलटना है। जो भी नया जजमेंट होगा, चाहे पुष्टिकरण का हो या पलटने का हो, कम से कम 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश होंगे हाईकोर्ट के, उनके द्वारा वो साइन किया जाएगा, ताकि कोई मृत्यु दंड का फैसला 2 जने करे तो ठीक रहता है। एक जना तो हो सकता है बायस हो और वो कह दे कि जा लटकने तो कोई दिक्कत नहीं है। मतभेद की दशा है तो कोई किसी अन्य के पास भेज दिया जाएगा, ऐसा धारा 392 में लिखा हुआ है। ये छोड़ देना 371। अपील वाला चैप्टर हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपील कौन से अध्याय में, अध्याय 29 में है। ठीक है, लास्ट वाले आरजीएस प्री में पूछा था, या तो ये पूछा था या आपसे पुनरीक्षण वाला चैप्टर पूछा था कि 27, 29 या 31, 27, 29, 31 तीनों में से एक चैप्टर का पूछा था कि अध्याय 29 किससे संबंधित है, 31 किससे संबंधित है। देख लेना, लास्ट ईयर का पेपर में ये पूछा गया था ऐसा। धारा 300 बता रखा है कि इस अधिनियम में जहां जहां प्रोविजन किए हैं उसके सिवाय कोई भी अपील नहीं होगी। तो जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी प्रकार की अपील नहीं होगी। पर जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको कुछ अधिकार दे रखे हैं कि अगर अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया तो भले ही लिखा हुआ नहीं है वो अपील कर सकता है। या अभियुक्त पर आपने मर्डर का चार्ज लगवाया था और उसको सजा की जा रही है 1 साल की, वो भी हर्ट करने के लिए या ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, तो आप कम अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया तो भी आप उसकी अपील कर सकते हो। या आपने प्रतिकर की डिमांड की थी और आपको अपर्याप्त प्रतिकर आपके लिए अधिनिर्णित किया, डिसाइड किया, तो उसके विरुद्ध भी अपील कर सकते हो कि मैं तो 5 लाख की डिमांड कर रहा था, आपने मुझे 1000 रुपए दिए, ये पकड़ो आपका। तो पीड़ित के पास 3 ग्राउंड है जिन पर वो अपील कर सकता है कि अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया, कम अपराध के लिए दोष सिद्ध किया, या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने का आदेश दिया है, तो उसकी अपील कर सकता है। 373 बात करता है कि परिशांति कायम रखने या दोष सिद्धि, परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले आदेश के खिलाफ आप अपील कर सकते हो। या प्रतिभूति स्वीकार करने से इंकार कर दिया था या प्रतिभूति को अस्वीकार कर दिया था तो ऐसे आदेश से अपील कर सकते हो। तो किसी से आदेश दिया गया था 106 से 110 तक परिशांति और सदाचार के लिए प्रतिभूति देने का आदेश 117 में अंतिम रूप से कर दिया था, 116 में जांच के पश्चात, तो वो अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील कर सकते हो। कहां पर करोगे? सेशन न्यायालय में। ठीक है, और 121 में आपने जो श्योरिटी पेश करी उसको स्वीकार करने से इंकार कर दिया, या फिर आपकी पहले से स्वीकार श्योरिटी को अस्वीकार कर दिया, तो ऐसे दोनों आदेश से प्रभावित व्यक्ति भी सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। तो 117 और 121 के आदेश की अपील कहां पर होगी? सेशन न्यायालय में। दोष सिद्धि से अपील
इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अंदर के प्रोविजन पढ़ते हैं कि किसकी अपील कहाँ होगी। चार्ट सा बनाकर देख लेते हैं कि ताकि आपको दिक्कत ना आए। कि हाईकोर्ट ने कोई अपनी आरंभिक अधिकारिता में कोई मामला सुना था, उसके द्वारा ही आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में कोई मामला सुना था, तो उसकी अपील आपको सुप्रीम कोर्ट में करनी है। फिर सेशन न्यायालय है, सेशन कोर्ट, ठीक है, सेशन लिख देता हूं, सेशन कोर्ट है, या फिर अपर सेशन जज है, या फिर कोई अन्य न्यायालय है। इन्हों अन्य न्यायालय या अपर सेशन जज ने 7 वर्ष से अधिक का 7 से अधिक का कारावास दिया है, तो इन सभी मामलों में अपील कहां जाएगी? हाई कोर्ट में चली जाएगी। अब कौन बच गया? अब कुछ बच गए आपके, एक तो महानगर मजिस्ट्रेट बच गया, एक असिस्टेंट सेशन जज बच गया, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बच गया, और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बच गया। इन्होंने कोई भी जजमेंट दिया, या 325 में सीजेएम ने जजमेंट पारित किया, 360 में प्रोबेशन दिया, इन सभी आदेशों से व्यतीत व्यक्ति अपनी अपील कर सकता है सेशन न्यायालय में। पर आप कहोगे कि असिस्टेंट सेशन जज और सीजेएम वगैरह तो आपने इधर कर दिए, ये 7 साल से अधिक है, तो अगर यहां असिस्टेंट सेशन जज सीजेएम वगैरह ने 7 साल से कम का दिया है, तो अपील कहां जाएगी? सेशन न्यायालय के पास। कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, दोबारा समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट में किसकी अपील जाएगी? हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट में किसकी अपील जाएगी? अपील देखना, एक तो सेशन की, दूसरा अपर सेशन जज, जब उसने 7 साल से अधिक का कारावास दिया, 7 साल से अधिक का। तीसरा सीजेएम, जिसने 7 साल से अधिक का कारावास दिया है। अब इन दोनों ने, अब सेशन की बात करते हैं कि सेशन में किसकी अपील जाएगी, तो एक इन दोनों की, असिस्टेंट सेशन जज और सीजेएम, जिनका 7 साल से कम का कारावास है, 7 से कम का, तो उसकी अपील सेशन में जाएगी। उसके अलावा महानगर मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 325 में सीजेएम मामला सुन रहा है, 360 में प्रोबेशन दिया, इन सभी आदेशों से व्यतीत व्यक्ति वो अपनी अपील कहां कर सकता है? सीधा सीधा सेशन न्यायालय में। ये लिख रहा है यहां पर कि सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। क्लियर है? 375 कहता है कि कुछ मामलों में अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो अपील नहीं होगी। अगर हाईकोर्ट के सामने उसने 2 आरोप लगाने पर दोषी होने का अभिवचन किया है तो उस मामले में कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? पर ऐसी दोष सिद्धि अगर सेशन न्यायालय ने की है, या महानगर मजिस्ट्रेट ने, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ने की है, तो दोष सिद्धि के विरुद्ध तो अपील नहीं हो सकती, पर दंड का परिणाम में कि सर मैंने तो अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और आपने फिर भी मुझे इतनी ज्यादा सजा दी, तो दंड के परिणाम और उसकी वैधता पर अपील हो सकती है। तो दंड इतना ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए था। क्या उसने जो दोषी होने का अभिवाद किया वो लीगल था? उनकी वैलिडिटी पर और उसकी मात्रा पर दंड कितना दिया जाना चाहिए था, उस बेस पर आप अपील कर सकते हो कि कम दंड मुझे दिया जाना चाहिए। ठीक है, छोटे मामलों में अपील नहीं होना, यहां से क्वेश्चन आता है। देखो, क्या छोटे मामलों में अपील ना होने का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि किन किन मामलों में अपील नहीं हो सकती। कि हाई कोर्ट के द्वारा 6 माह का कारावास दिया गया, 1000 रुपए से अनधिक का जुर्माना, या केवल जुर्माना, सॉरी 1000 से अनधिक का जुर्माना, या दोनों,
तीन चीजें हाईकोर्ट ने दी है कि 6 माह से अनधिक का कारावास दिया, 1,000 रुपए से अधिक का जुर्माना, 1,000 रुपए से अनधिक का जुर्माना दिया, या दोनों की सजा दी है, तो ऐसे हाईकोर्ट के जजमेंट की कोई अपील नहीं होगी। ठीक है। दूसरा कि सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट, यहाँ सेशन के साथ महानगर भी रखा हुआ है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। 2018 के प्री के अंदर इसी से एक क्वेश्चन बनाकर डाला था, बहुत परेशानी आई उस समय, बच्चों का गलत हुआ था। तो यहाँ 3 माह तक का कारावास दिया है या 200 रुपए जुर्माना दिया या दोनों की सजा दी है, ऐसा कारावास या जुर्माना, तो इसकी कोई अपील नहीं होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 100 रुपए का जुर्माना दिया है, कोई अपील नहीं होगी। और समरी ट्रायल करते हुए 260 के अंतर्गत सशक्त मजिस्ट्रेट ने 200 रुपए का जुर्माना दिया। कौन कौन सशक्त है? जेएम समरी ट्रायल करने के लिए कौन कौन सशक्त है 260 के अंदर? सीजेएम एमएम और जेएम फर्स्ट एम्पावर्ड बाय, जेएम फर्स्ट एम्पावर्ड बाय क्या है? हाई कोर्ट। उसके अलावा सीजेएम है और एमएम है, इन तीनों ने अगर समरी ट्रायल करने के पश्चात किसी मामले में केवल 200 रुपए का जुर्माना दिया तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। इसका मतलब है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के हर जजमेंट की अपील होगी, इसका हर निर्णय होगा उसकी अपील हो सकेगी, चाहे इसने 10 रुपए का ही जुर्माना क्यों न लगाया। तो क्लियर है कि किसकी अपील होनी है, किसकी नहीं होनी। छोटे मामलों में दोबारा समझ लेना, हाईकोर्ट ने 6 माह तक का कारावास या 1,000 रुपए जुर्माना या दोनों का दंडादेश दिया है, कोई अपील नहीं होगी। पर जैसे ही जुर्माना 1000 कूद जाता है या 6 माह से ज्यादा का कारावास हो जाता है, कोई भी एक चीज बढ़ी और अपील हो जाएगी। कहां पर होगी? हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। सेशन न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट ने 3 माह तक का कारावास या 200 रुपए जुर्माना या दोनों का कारावास दिया, जैसे ही 3 माह को क्रॉस करोगे या 200 रुपए की जगह 300 रुपए, मान लो एक सजा बताता हूं कि सेशन न्यायालय ने 1 माह तक का कारावास और 300 रुपए जुर्माना लगाया, तो इसकी अपील हो जाएगी क्योंकि जुर्माने के 200 वाली लिमिट क्रॉस कर गया। या 3 माह की जगह 4 माह हो जाए, जुर्माना भले 100 रुपए लगाओ, अपील हो जाएगी। समझ गए? जेएम फर्स्ट ने 100 रुपए का जुर्माना और उससे के बाद आप, ठीक है, ये परंतु वैसे पूछा नहीं जाएगा, पर रीड आउट कर लेना कि अगर किसी ने सजा के बदले में जुर्माना मिल रहा है तो जुर्माने के लिए अपील का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है ना। 377 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। इसको बोला जा सकता है कि अपर्याप्त दंड के विरुद्ध अपील राज्य सरकार करती है, कि राज्य सरकार ने जो सजा दिलवाने का प्रयत्न किया वो सजा नहीं मिलती तो वो अपील कर देती है। जैसे अभी जयपुर बम ब्लास्ट हुआ था 2006-7 में, उसके अपराधियों को दोष मुक्त कर दिया या कम सजा दी, तो उन मामलों में अपील कर सकते हैं। ठीक है। अपर्याप्त दंड के विरुद्ध अपील, तो राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त दंड के विरुद्ध अपील की जा सकती है। सीधा सा फॉर्मेशन देख लो कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा अपर्याप्त दंड दिया गया तो सेशन में और अन्य न्यायालय द्वारा ही दिया। अन्य में कौन कौन सा आ सकता है? सेशन न्यायालय और विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय में एफटीएससी, पोक्सो कोर्ट, ऐसे कोर्ट आ जाएंगे जो विशेष विधि के अधीन है, तो उनकी अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में हो जाएगी। 377 क्लियर है। हेडिंग देख लेना, अपील का प्रोविजन देख लेना, और कोई दिक्कत नहीं है यहां से। (378) देखना, दोष मुक्ति की दशा में अपील। तो किसी को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो अपील का प्रोविजन है कि संज्ञेय और अजमानती अपराध है, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऐसा, किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले में संज्ञेय और अजमानती अपराध किसी मजिस्ट्रेट ने दिया है तो सेशन न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे देगा।
कि मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा कोग्निजेबल ऑफेंस था और नॉन वेलेबल ऑफेंस था, उसमें मजिस्ट्रेट द्वारा दोष मुक्ति का आदेश पारित किया गया है, तो जिला मजिस्ट्रेट एपीपी को आदेश देगा, पीपी महोदय को आदेश देगा कि आप सेशन न्यायालय में अपील कीजिए। या राज्य सरकार को लगता है कोई मामले में लोक अभियोजक को निर्देश दे सकती है कि हाई कोर्ट से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के मूल आदेश से, कि हाई कोर्ट के अलावा और किसी अन्य न्यायालय ने जो 1K के अंतर्गत नहीं आता, जो इस पॉइंट के अंतर्गत नहीं आता, यहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पारित निर्णय, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के अलावा बाकी सभी न्यायालय में जिसमें हाई कोर्ट शामिल नहीं है, तो हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी सभी कोर्ट के द्वारा अगर दोष मुक्ति का निर्णय पारित किया गया, चाहे मूल आदेश में, चाहे नीचे से मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश की अपील आई हो और अपील में दोष मुक्त कर दिया हो, या पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय ने दोष मुक्ति का आदेश पारित किया है, तो इन सबकी अपील होगी हाई कोर्ट में। समझ रहे इस बात को? कई लोगों के नहीं समझ में आई होगी। यहाँ से अपील वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है फ्री में, भाई देख आराम से देख के जाना। सबसे पहले बात करते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट की। मजिस्ट्रेट कोर्ट दो ऑफेंस की बात कर रहा है, एक संज्ञेय कोग्निजेबल ऑफेंस, वह अजमानतीय नॉन बेलेबल अपराध, और इसमें दोष मुक्ति का निर्णय दिया है तो सेशन में अपील कर दो। दूसरी बात करता है कि सेशन, विशेष न्यायालय, हाई कोर्ट से भिन्न होने चाहिए। हाई कोर्ट से भिन्न कोई भी न्यायालय, तो ये सब दोनों हाई कोर्ट से भिन्न है, तो हाई कोर्ट से भिन्न किसी भी न्यायालय ने या तो मूल आदेश में खुद ने विचारण करके दोष मुक्त किया, या अपील में उसके पास सेशन के पास मामला आया था निचले कोर्ट से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट से, सेकंड क्लास कोर्ट से अपील आई, अपील में दोष मुक्त कर दिया, तो अपील में दोष मुक्ति का निर्णय दिया, या सेशन न्यायालय ने पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसको दोष मुक्ति का आदेश पारित किया, तो इन सब की अपील हाई कोर्ट में होगी। क्लियर है? पर हाई कोर्ट कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसको ऐसी अपील ग्रहण करने के लिए आपने आवेदन नहीं कर दिया और ऐसा अपील ग्रहण करने की उसने इजाजत नहीं दे दी। तो कोई भी अपील हाईकोर्ट बिना इजाजत के ग्रहण नहीं करेगा, और परिवाद में इजाजत से हाईकोर्ट की इजाजत से अपील की जाएगी, ऐसा 3 में प्रोविजन किया होगा। यहाँ 4 में देख लो, यहां लिख रहा है हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं करेगा। तो हाईकोर्ट कोई भी अपील बिना हाईकोर्ट की परमिशन लिए बिना ग्रहण नहीं की जाएगी। पहले आप हाईकोर्ट की परमिशन लो कि हम दोष मुक्ति के खिलाफ अपील करना चाहते हैं, फिर ही वो ग्रहण करेगा। दोष मुक्ति की दशा में अगर परिवाद पर संस्थित मामला था और अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया, कंप्लेंट केस था, कंप्लेंट की आपने और अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया, तो उस मामले में आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट में विशेष इजाजत से अपील करनी होगी, और परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में ही कर सकेगा। पहले विशेष इसके लिए आवेदन करो, आवेदन के बाद हाई कोर्ट इजाजत देगा, इजाजत देने के बाद आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो आपने मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद किया और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने परिवाद में दोष मुक्त कर दिया, तो अब आप सेशन न्यायालय में अपील में नहीं जाओगे, क्योंकि परिवाद पे संस्थित मामला है, और परिवाद पे संस्थित मामलों की में दोष मुक्ति की डायरेक्ट अपील कहां पर होती है? हाई कोर्ट में। देख लेना, ये 4th वाला प्रोविजन विशेष प्रोविजन है, पर ऐसा आप हाई कोर्ट में इजाजत के लिए आवेदन करते हो, दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष इजाजत के लिए कोई भी आवेदन हाई कोर्ट द्वारा दोष मुक्ति के आदेश की तारीख से 6 माह के अंदर अगर लोक सेवक है और वो ऐसी विशेष इजाजत हाई कोर्ट की ले रहा है, तो 6 माह के अंदर आवेदन करना होगा। और अगर लोक सेवक नहीं है तो अन्य दशा में 60 दिन की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो जो आप विशेष अपील के लिए विशेष आवेदन कर रहे हो, अपील की इजाजत का विशेष आवेदन, अपील की इजाजत का विशेष आवेदन कितने दिन में? अगर लोक सेवक हो, पब्लिक सर्वेंट हो, तो 6 माह के अंदर आपको ऐसा आवेदन करना पड़ेगा।
और अन्य कोई व्यक्ति है तो वो 2 माह के अंदर आवेदन करेगा। क्लियर है? 378। इसके बाद 379, कुछ मामलों में हाई कोर्ट द्वारा दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील। तो हाई कोर्ट ने किसी को दोष मुक्ति के आदेश को पलटा है और दोष सिद्ध कर दिया और मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अधिक का कारावास दिया है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दो कि हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को पलट दिया। हाई कोर्ट के पास अपील आई थी, निचले न्यायालय से दोष मुक्ति का आदेश था, हाई कोर्ट ने उस दोष मुक्ति के आदेश को पलटकर दोष सिद्ध कर दिया और सजा दी है मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास। तो वहां पर अपील कहां पर होगी? सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकेगी। ऐसा सिमिलर प्रोविजन आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं देखना, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सिमिलर प्रोविजन कहां पर है? दोष सिद्धि से अपीलें कहां पढ़ोगे? हाई कोर्ट की दोष सिद्धि से अपीलें 131, 32, 33, 34। 134 के ए वाले या बी वाले पॉइंट में ये बात लिखी होगी, ठीक है। 134 के ए या बी पॉइंट में, पर वहां 10 साल वाला प्रोविजन नहीं, वहां यह है कि दोष मुक्ति के आदेश को अपील में पलटकर मृत्यु या आजीवन कारावास दे दिया जाता है, तो वहां पर यह प्रोविजन है। यहां 10 वर्ष तक एक्सटेंड कर दिया गया 379 में। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। कि जब एक ही विचारण में कहीं अभियुक्तों को एक साथ दोष सिद्ध किया गया, एक के आदेश के एक के विरुद्ध जो सजा है उसकी अपील हो सकती है, बाकी की सजा की अपील नहीं हो सकती, तो सारे ही अपील कर सकते। एक का अपील का अधिकार सभी का अपील का अधिकार माना जाएगा। 380 में यही लिखा हुआ है। 381 कहता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने अगर कोई दोष सिद्ध किया है तो दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जा सकती है, जो भी सेशन न्यायालय उनको सुपुर्द करता है। यहां लिखा हुआ है जो भी सेशन न्यायालय उसको साधारण या विशेष आदेश द्वारा सुपुर्द करता है या हाई कोर्ट विशेष आदेश द्वारा एम्पावर्ड कर सकता है उन मामलों की। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा दिए गए निर्णय की अपील सेशन न्यायालय अपने सहायक सेशन न्यायाधीश या सीजेएम को सुनने के लिए एम्पावर्ड कर सकता है स्पेशल आदेश द्वारा। अपील की अर्जी, तो यह जब व्यक्ति अपील करना चाहता है तो अपील की अर्जी के रूप में अपील प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ वो निर्णय प्रतिलिपि जरूर लगाना है जिसकी अपील कर रहे हैं। जेल में है तो उसकी तरफ से कोई भी जेल के बाहर साधक अधिकारी को दे देगा और वो उसकी तरफ से अर्जी पेश कर देगा। इसको जेल अपील कहा जाता है 379 को, तो 383 को। अपील का संक्षिप्त खारिज किया जाना 382, 383 में कोई अपील नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, तो अपील खारिज हो जाएगी। छोड़ देना इन सब प्रोविजनों को। 385 भी छोड़ना। अपील न्यायालय की शक्तियां, इंपोर्टेंट है हेडिंग कि अपील न्यायालय के पास क्या क्या शक्तियां हैं। अंदर से भी पढ़ लेना कि दंडादेश को उलट सकता है, फेर पार कर सकता है। इसको पूरी को रीड आउट करना। दोष सिद्धि से अपील है तो क्या करेगा, दोष मुक्ति से अपील है तो क्या क्या अपील न्यायालय आदेश कर सकता है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो समझने वाली है कि दंडादेश को उलटना और निष्कर्ष को उलटना क्या होता है। दोनों चीजों को समझना। दंडादेश को उलटना होता है कि आपने 10 साल की सजा दी थी, इसको उलट देगा दंडादेश को। दूसरा दोष सिद्धि को उलटना और तीसरा आपको निष्कर्ष को उलटना। तीनों में अंतर समझना, तभी आपको 386 समझ में आएगी। दंडादेश का मतलब है कि उसको 7 साल की सजा दी थी, इसको आप उलट कर क्या कर सकते हैं कि मैं तो 1 साल की सजा दूंगा। यह दंडादेश का उलटना है। दोष सिद्धि का उलटना है कि आपने उसको दोष सिद्ध किया था, अब आपने उसको दोष मुक्त कर दिया। यह दोष सिद्धि को पलट रहे हो, बातिल कर रहे हो, शून्य कर रहे हो। आपने उसको दोष सिद्धि को बातिल कर दिया, शून्य करके नया जजमेंट पारित कर दिया, नए चार्ज फ्रेम लगा दिया। तो दोष सिद्धि को शून्य किया जा सकता है और फिर नया जजमेंट लाया जा सकता है। तो दोष सिद्धि का पलटना मतलब उसको दोष मुक्त कर देना, या दोष सिद्धि की थी उसको शून्य करार कर देना। निष्कर्ष का मतलब होता है कि जजमेंट हम पढ़ रहे थे तो वहां लिख रहा था
औदार्य प्रश्न होते हैं। इन औदार्य प्रश्न पर विनिश्चय होता है कि औदार्य प्रश्न पर क्या डिसीजन दिया। और तीसरा विनिश्चय के कारण। तो ये विनिश्चय के कारण होता है निष्कर्ष, कि वो किस निष्कर्ष के आधार पर उसने इस चार्ज पर, जिसके चार्ज के लिए उसको चार्ज फ्रेमिंग की थी, उसके लिए दोष सिद्ध किया, वो किस निष्कर्ष के आधार पर। तो कह तो देगा कि मैंने दोष सिद्ध करी, पर मैं इस निष्कर्ष के आधार पर दोष सिद्ध किया था, अब मैं पलटकर इस निष्कर्ष को बदलकर चाहता हूं कि इस निष्कर्ष के आधार पर दोष सिद्ध किया जाए। तो वहां निष्कर्ष को पलट दिया जाता है, बाकी दोष सिद्धि वैसी की वैसी रह जाती है। क्लियर है? 3 चीजों का परिवर्तन की ये बात करेगा। बाकी दंड का परिणाम स्वरूप में परिवर्तन। दंड का स्वरूप होता है कि जैसे कठोर दंड दिया, सादा दंड दिया, परिणाम का मतलब है 7 साल 10 साल। तो दंड का स्वरूप सादा, कठोर, कौन सा कारावास देना, ये सारे परिवर्तन है। पढ़ लेना, एक बार रीड आउट कर लेना। हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 386 की। छोड़ देना इसको भी। 389 इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है कि आपने कोई जजमेंट पारित कर दिया और जजमेंट पारित करने के पश्चात आपको लगता है कि सामने वाला अभियुक्त कहता है मैं तो अपील करना चाहता हूं, तो उतने समय के लिए दंडादेश को निलंबित कर सकता है कोर्ट। ट्रायल कोर्ट की शक्तियां हैं ये। 389 क्या है? ट्रायल कोर्ट की शक्तियां, कि ट्रायल कोर्ट क्या क्या सकता है। तो अपील करने के लिए, अपील जब तक लंबित रहती है तब तक दंडादेश निलंबित कर सकता है, अपीलार्थी को जमानत पर छोड़ सकता है अपील करने के प्रयोजन से। तो अपील न्यायालय ऐसे कारणों से जो अभिलिखित करेगा, उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन तब तक के लिए रोक सकता है जब तक कि उसको अपील के लंबित रहने तक उसको निलंबित किया जाए, ऐसा आदेश कर सकता है। सीधा समझना इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है कि ट्रायल कोर्ट अपील प्रस्तुत करने के लिए जमानत दे सकता है। कब जमानत दे सकता है? कि दोष सिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय में जिसके द्वारा वह दोष सिद्ध किया गया था अपील प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह न्यायालय, तो ट्रायल कोर्ट के को पावर दे रहा है कि अगर अभियुक्त व्यक्ति कहता है कि मैं तो अपील करना चाहता हूं दोष सिद्धि के निर्णय के विरुद्ध, तो अपील न्यायालय उसको, यदि वह व्यक्ति जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है तो जमानत पर छोड़ देगा। और यदि अपराध ही जमानतीय था, जिसके लिए दोष सिद्ध किया गया वो अपराध ही जमानतीय था, तो उसको जमानत पर छोड़ देगा यदि वह जमानती अपराध था और वो पहले से जमानत पर है। तो ट्रायल कोर्ट कब किसी अभियुक्त को अपील करने के प्रयोजन से छोड़ सकता है? मान लो कि सजा दी आजीवन कारावास की ट्रायल कोर्ट ने, सेशन न्यायालय था, आजीवन कारावास की सजा दे दी और आपने उसको अपील करने के लिए छोड़ दिया, तो अभियुक्त फिर कभी नहीं मिलेगा कि जिंदगी भर जेल में कौन रहेगा। उसको पता है कि अपील में ज्यादा कुछ होता नहीं। पर अगर 3 साल से कम का कारावास ट्रायल कोर्ट ने दिया था और ऐसा कारावास देते समय वह जमानत पर था, तो उस अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा। 3 वर्ष से अनधिक का कारावास जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडादेश दिया है, तो ट्रायल कोर्ट उसको जमानत पर छोड़ देगा। किस प्रयोजन के लिए? अपील करने के प्रयोजन के लिए। यह अपराध ही जमानतीय था और वह पहले से जमानत पर था, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी जाएगी अपील करने के लिए, भले उसको दोष सिद्ध किया गया है। इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। हेडिंग देख लेना और ये तीसरा वाला पॉइंट है, ये देख के जाना, ठीक है। 390 ये हाईकोर्ट की विशेष पावर है कि दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी की। कोई दोष मुक्त होकर दिया गया था अभियुक्त को और उसके विरुद्ध अपील करते हैं, तो अपील करते वक्त अपील करते वक्त हाईकोर्ट उस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए आदेश कर सकता है। तो 373 के अंदर दोष मुक्ति से जब अपील की जाती है तो हाईकोर्ट वारंट जारी करके उस अभियुक्त को गिरफ्तार करवा सकता है और उसको अपील का निपटारा होने तक कारागार में सुपुर्द कर सकता है या उससे जमानत ले सकता है। तो दोष मुक्ति से अपील की दशा में केवल हाईकोर्ट के पास यह अधिकार है कि हाईकोर्ट क्या कर सकता है, उस दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में सुपुर्द कर सकता है या छोड़ने के लिए जमानत ले सकता है।
391 अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश दे सकेगा, अपील अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। हेडिंग पढ़ लेना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 392 जहां मजिस्ट्रेट अपील में समान रूप से विभाजित हो जाते हैं, समान रूप से विभाजित है तो अपील उनकी राय सहित उसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी। दो थे, राय में बराबर बराबर विभाजित हो गए, तीसरे न्यायाधीश के पास भेज देंगे और तीसरा भी कंफ्यूजिंग है तो उन दो पहले वाले और तीसरे तीनों को मिला के बोर्ड बना देंगे। अब दो न्यायाधीश एक तरफ हो जाएंगे, एक एक तरफ हो जाएगा। तो अगर राय में बराबर विभाजित है तो तीसरे को भेज दो, तीसरे की राय के अनुसार कर दो, और वो तीसरा भी अगर कंफ्यूजन में है तो तीनों का बोर्ड बना के और तीनों उस अपील को एक साथ सुनकर जजमेंट कर देंगे। अब तीन होंगे तो दो एक तरफ होंगे, एक तरफ अपने आप हो जाएगा। अपील पर आदेश और निर्णय का अंतिम होना, तो 377 में दोष सिद्ध अपर्याप्त दंड के लिए किया गया है तो उसकी पर्याप्त अपील हो सकती है। यहां क्या था, सरकार जा रही थी किसके लिए कि अपर्याप्त दंड दिया है और सरकार 377 में अपील में गई और ज्यादा सजा दे दी, तो अभियुक्त के पास एक अपील का अधिकार है तो 377 के अपील को चैलेंज कर सकता है। अभियुक्त और प्रतिकर के पास हमेशा एक एक अपील का अधिकार होता है। अभियुक्त और पीड़ित दोनों किसी भी जजमेंट के विरुद्ध एक एक अपील का अधिकार होता है। जैसे सेशन कोर्ट ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने किसी को सजा करी 3 साल की, 3 साल की सजा करी तो पीड़ित गया अपील में, कहां होगी, सेशन न्यायालय में अपील में गया और इसको बढ़ाकर सजा कितनी कर दी, 10 साल की सेशन न्यायालय ने। अब सजा बढ़ गई है, अब अभियुक्त को अधिकार है, एक अपील का अधिकार है, क्योंकि यहां तो अभियुक्त गया था नहीं, यहां तो कौन गया था, पीड़ित गया था। अब अभियुक्त जाएगा कहां, सेशन न्यायालय ने जो अपील में जजमेंट दिया उसके खिलाफ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कौन गया, अभियुक्त गया। अब यहां अभियुक्त 10 साल से घटाकर 2 साल कर दी। अब अधिकार सबके खत्म हो गए क्योंकि पीड़ित पहले अपील में चला गया था, अभियुक्त अपील में चला गया। अब हाई कोर्ट का जजमेंट अंतिम हो जाता, ठीक है। तो यहां लिख रहा है कि 377, 378, 384, 4 अध्याय 3 के उपबंधित के सिवाय सभी आदेश अंतिम होंगे। मैंने समझा दिया कब अपील का अधिकार बचता है। 374 के अगर कोई व्यक्ति को सजा दी थी और सजा 377 और 378 की अपील चल रही थी अपर्याप्त दंड की, अपर्याप्त दंड की या दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील कर रहे थे और अभियुक्त व्यक्ति ही मर गया, तो किसको सजा दिलाओगे, वहां आपका अपील का हो जाएगा उपशमन। पर अगर जुर्माने का दंडादेश है तो उसका कभी भी उपशमन नहीं होता। जुर्माना उसकी प्रॉपर्टी, नातेदार वगैरह से, उसकी प्रॉपर्टी जो उसके रिश्तेदारों के हाथ में आई है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में जितनी प्रॉपर्टी आई उससे वसूल किया जाता है। जैसा आप सीपीसी का सेक्शन 50-52 में देखते हो वैसे वैसे जुर्माना दिया जाता है। तो जुर्माने के अलावा अन्य सभी मामले में अपील शून्य हो जाती है, जुर्माना वसूल होता है। पर जो दो अभियुक्त है वो मर जाता है, पर उसके रिश्तेदारों को लगता है कि नहीं, मेरे पिता दादा पर जो अपराधी होने का दाग लगा, इससे बचाने के लिए हमें सम्मान की लड़ाई लड़नी है, तो उसका कोई भी निकट नातेदार अपीलार्थी की मृत्यु से 30 दिन के अंदर अपील जारी रखने के लिए इजाजत के लिए आवेदन कर सकता है और इजाजत देती जाती है तो अपील का उपशमन नहीं होगा। ठीक है, निकट नातेदार, माता पिता, पति पत्नी, पारिवारिक वंशज, भाई बहन, कोई भी हो सकेगा। हाई कोर्ट को निर्देश, हाई कोर्ट के निर्देश के बारे में सिंपल सा प्रोविजन है कि अगर किसी न्यायालय को लगता है, किसको, अधीनस्थ न्यायालय को लगता है, किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समस्त की किसी कार्रवाई में अध्यादेश की विधि मान्यता पर निर्देश प्राप्त करना आवश्यक है, कि कोई अध्यादेश या विनियम है, अध्यादेश या विनियम का कोई भाग है, उसकी विधि मान्यता के बारे में प्रश्न है। जैसे ट्रिपल तलाक का जजमेंट आया, जजमेंट आते क्या ट्रिपल का तलाक इनवैलिड हो गया, उसके बाद केंद्र सरकार लेकर आ गई एक अधिनियम लेकर आ गई, अधिनियम के बाद एक और जजमेंट आ गया। अब निचले कोर्ट तो कंफ्यूजन हो गया क्या माने, जजमेंट को प्रभावी माने कि अधिनियम को प्रभावी माने कि उससे पहले को।
तो हाई कोर्ट से पूछ सकता है कि सर मैं कंफ्यूज हूं कि ट्रिपल तलाक वाला मामला क्या वैलिड है इनवैलिड है, प्रेजेंट विधि की स्थिति क्या है, क्या वह अधिनियम मान्य है, उसकी विधि मान्यता पर प्रश्न है, या फिर उसको लगता है कि कोई अधिनियम अध्यादेश विनियम या उपबंध का कोई भाग अविधि मान्य या अपरिवर्तनशील है, किंतु हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऐसा घोषित नहीं किया है, तो हाई कोर्ट को निर्देश भेज सकता है पूरी रिपोर्ट बना के, सर मुझे इस पर कंफ्यूजन है, आप मुझे इस पर इंस्ट्रक्शन प्रदान करें, हाई कोर्ट को निर्देशित करने के लिए भेज सकता है। तो भेजेगा कौन? अधीनस्थ न्यायालय। जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं कोई भी न्यायालय भेज सकता है, और अधीनस्थ न्यायालय किसको भेजेगा? हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट को निर्देश के लिए भेज सकता है। 2 कहता है कि सेशन न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट कोई विधि के प्रश्न को लेकर कंफ्यूज है तो वो भी हाई कोर्ट को निर्देशित कर सकते हैं। तो सेशन न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट अगर किसी विधि के प्रश्न को लेकर कंफ्यूज है तो वो भी हाई कोर्ट को निर्देश कर सकते हैं कि सर हमें इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। 396 कोई काम का नहीं। 397 पुनरीक्षण। हाईकोर्ट या सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। या तो हेडिंग आएगा या अथॉरिटी आएगी। 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है कि पुनरीक्षण करने की शक्ति किसको प्राप्त है और पुनरीक्षण के लिए कौन से सेक्शन में प्रोविजन किया गया। तो पहला हाई कोर्ट को, दूसरा सेशन कोर्ट को। तो हाई कोर्ट सेशन कोर्ट को पुनरीक्षण की शक्तियां प्राप्त है अधीनस्थ कोर्ट के स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी अवर दंड न्यायालय के समस्त किसी कार्रवाई के अभिलेख पर पारित किया गया निष्कर्ष, दंडादेश, आदेश की शुद्धता, वैधता, औचित्य के बारे में, ठीक है, या फिर कोई कार्रवाई में हुई अनियमितता के बारे में समाधान हो जाने पर पूरे रिकॉर्ड्स अपने पास हाईकोर्ट सेशन न्यायालय मंगा लेगा। तो हाईकोर्ट सेशन न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर उनके अधीनस्थ कोर्ट ने कोई जजमेंट पारित किया, उसका निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता, औचित्य के बारे में आपको शक है, या उसने जो कार्यवाहियां की थी जुडिशियल प्रोसीडिंग, उस कार्यवाही में कहीं ना कहीं अनियमितता हुई थी, नियमितता को लेकर आपका शंका है, तो रिकॉर्ड अपने पास मंगा लो और उसकी परीक्षा कर लो। परीक्षा करने के बाद जो भी आपको लगे वो जजमेंट पारित कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? 379 इतनी सी बात बताता है। 408 तक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखना है। जांच देने का आदेश करने की शक्ति नहीं पूछा जाएगा। हेडिंग देख जाना, सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति। अच्छा, 397(2) में एक बात याद रखना, 397(2) में लिखी हुई है कि अंतर्वर्ती आदेश, इंटरलोक्यूटरी आदेश का कभी पुनरीक्षण नहीं हो सकता। तो क्या कोई पुनरीक्षित रिविजनरी ऑर्डर है उसका रिवीजन हो सकता है? उसका भी नहीं हो सकता। तो अंतर्वर्ती आदेश का पुनरीक्षण नहीं हो सकता, लिख लेना। सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां हैं 401 में। तो सेशन न्यायालय दोष मुक्ति को दोष सिद्धि में नहीं बदल सकता, बाकी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सॉरी, हाँ, सेशन न्यायालय पढ़ा रहा हूं क्या? 300 न्यायालय में हेडिंग देख लेना। 400 में अपर सेशन न्यायालय की शक्ति देख लेना। 401 में हाई कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्तियां देख लेना। हाई कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्तियां में लिखा हुआ है कि दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि में परिवर्तित नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है, दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि में परिवर्तित नहीं कर सकता। क्लियर है? 402 में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामले को वापस लेने और अंतरित करने की शक्ति है, छोड़ देना। 403 में पक्षकारों को सुनने का विकल्प, ये भी छोड़ देना। 404 छोड़ दो, 405 छोड़ दो, 406 में आओ, मामलों को अंतरित करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। तो न्याय के उद्देश्य के लिए या तो महान्यायवादी ने ऐसा आवेदन किया हो या हितपद पक्षकार के आवेदन पर ही वो कार्य करेगा और न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही ऐसा
ट्रांसफर किया जाएगा, मामलों को, एक मामले को दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाएगा। यदि आवेदन उसको लगता है कि जो आवेदन तुच्छ और तंग करने वाला था तो 1,000 रुपए का प्रतिकर लगा देगा। तो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले को ट्रांसफर करने के लिए जो आवेदन करोगे, वहां सुप्रीम कोर्ट न्याय के उद्देश्य को लिए उसको जरूरी लगता है, तो वह महान्यायवादी और हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर क्या कर सकता है, मामले को ट्रांसफर कर सकता है। पर महान्यायवादी ने ऐसा आवेदन किया है तो वो शपथ पत्र और प्रतिज्ञान के द्वारा समर्पित नहीं होगा। बाकी सभी अपना हितबद्ध पक्षकार जो भी आवेदन करेंगे वो शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्पित होगा, एफिडेविट साथ में लगाना। महान्यायवादी महाधिवक्ता पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब महाधिवक्ता भी आवेदन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से मामला ट्रांसफर करने के लिए। अगर ऐसा आवेदन तुच्छ और तंग करने वाला तो 1,000 रुपए का सुप्रीम कोर्ट जुर्माना लगा देगा जिसने ऐसा आवेदन किया था। 407 सेम टू सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस आवेदन के पक्षकार बदल जाएंगे। कौन कौन आवेदन कर सकता है? देखना, मैं लिख देता हूं। एक तो निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर होगा, निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर। दूसरा स्वप्रेरणा पर, स्वप्रेरणा पर। और तीसरा है हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ऐसा सुनवाई करेगा, जजमेंट पारित कर देगा। और अगर तुच्छ तंग करने वाला है तो 1,000 रुपए का जुर्माना ये भी लगा सकता है। कौन? हाई कोर्ट। अब मामलों और अपीलों को अनरीट करने की सेशन न्यायालय की शक्ति, तो सेशन न्यायालय भी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, यहां लिखा हुआ है, या स्वयं प्रेरणा से ऐसी कार्रवाई कर सकता है। पर ये जो प्रतिकर लगाएगा ये 200 रुपए से 250 रुपए का होगा 1,000 की जगह, बाकी सभी वही है जैसा ऊपर था। उसके बाद 409 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, 410 भी छोड़ दो, 411 को छोड़ दो, 412 को छोड़ दो, 413 से कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक